नमस्कार, मैं हूं अंशुमान। अर्थम में आपका स्वागत है। अर्थम के पिछले संस्करण को आपके आशीर्वाद के लिए आभार। लेकिन इस बार नया सवाल है। मेरी तरह शायद आप भी इन सवालों से जूझ रहे होंगे कि भारत और अमेरिका के बीच जो अंतरिम व्यापार डील हुई है उसके भीतर क्या है, इससे फ़ायदा है या नुकसान, और है तो कितना। हमारे मन में करीब 5 सवाल उठ रहे हैं। पहला सवाल ये कि क्या यह समझौता बराबरी का सौदा है। दूसरा ये कि इससे किसको कितना फ़ायदा और कितना नुकसान है। खेती को क्यों खोलना पड़ा और कितना खोला गया। क्या इससे भारत की व्यापारिक ताकत बढ़ी है, और क्या इस डील में बड़े जोखिम भी हैं। तो आइए अर्थ में उतरते हैं, क्योंकि शायद अब तक आपके पास जो बिखरी हुई सुर्खियां आ रही हैं उनमें कई तरीके के सच गायब हैं। आप शायद विश्वास नहीं करेंगे मगर ये डील भारत के विदेश व्यापार को और भारत को हमेशा के लिए बदलने जा रही है। जैसे जैसे आप इस अर्थम में भीतर उतरेंगे आपको पता चलेगा कि ट्रंप ने जो कर दिया है और भारत जिस पर सहमत हुआ है उससे अब जल्दी छुटकारा नहीं होगा। 3 फरवरी को पहली बार जब ट्रंप का ट्वीट आया और भारत में सरकार ने उत्सव शुरू किया तो मुझे फ्रांसिस फोर्ड कोपोला की मास्टरपीस द गॉडफादर की पहली पंक्ति याद आ गई, पहला डायलॉग याद आ गया, आई बिलीव इन अमेरिका। गॉडफादर का पहला संवाद है जिसमें डॉन वीटो कोरलियाने के सामने खड़ा बोनसेरा ये संवाद बोलता है, जो अपने आप में सत्ता और सौदेबाजी की पूरी व्याख्या है। इसको बोलने वाला व्यक्ति यानी बोनसेरा बहुत जल्दी ये समझ जाता है कि विश्वास और सौदेबाजी दो अलग अलग चीज़ें हैं। यह न्याय भावनाओं से नहीं बल्कि शक्ति के संतुलन से होता है, और जो सौदा मजबूरी में किया जाता है उसकी कीमत भविष्य में कहीं ना कहीं चुकानी पड़ती है। 6 फरवरी 2025 को भारत और अमेरिका के बीच संधि हुई, साझा बयान आया। ऐलान तो 2-3 दिन पहले ही हो गया था। सरकार की सुर्खियों ने इसे जीत की तरह पेश किया। बाजार इस संधि पर पहले उछले कूदे और फिर ठहर गए, मगर समझौते के प्रावधानों को करीब से देखिए। यह बराबरी के दो साझेदारों के बीच सद्भावना में किया गया समझौता नहीं है। यह वैश्विक व्यापार में गॉडफादर डॉन कोरलियोने के सिद्धांत का प्रयोग है। एक ऐसा प्रस्ताव जिसे ठुकराया नहीं जा सकता, लेकिन इसे इस तरह सजाकर पेश किया गया मानो ठुकराने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि यह तो तोहफा है और जीत है। डोनाल्ड ट्रंप ने संरक्षणवाद की खोज नहीं की। उन्होंने द्विपक्षीय व्यापार को हथियार बना दिया, जो कि दुनिया का सबसे बेहतर और पारदर्शी कारोबार था। अब हर देश को अलग अलग कमरे में बुलाया गया, जहां शर्तें अमेरिका ने तय की, समय सीमा भी अमेरिका ने दी और बाहर निकलने के रास्ते भी नहीं दिए। भारत पर लगी 50% टैरिफ की दीवार कोई बातचीत की रणनीति नहीं थी, वो टेबल पर रखी पिस्तौल थी। नतीजा पहले से तय था। इसके बाद जो समझौता सामने आया उसमें बढ़ा हुआ टैरिफ घटाकर 18% कर दिया गया। $500 बिलियन के बाई अमेरिकन का वादा लिया गया। भारत की ऊर्जा संप्रभुता लगभग खत्म सी हो गई और एक निर्भरता की नई संरचना उभरी, जिसे रणनीतिक साझेदारी के बयान में समेटा गया है। यकीनन ये सौदा बराबरी का नहीं है बल्कि निर्भरता का नया ढांचा है। भारत अमेरिकी ऊर्जा, रक्षा और कैपिटल गुड्स के आयात में बंधेगा, जबकि बदले में उसे व्यापारिक राहत मिलेगी। कृषि और नियामकीय क्षेत्रों में ऐसे दरवाजे खोले जा रहे हैं जिन पर कुछ महीने पहले तक सवाल भी नहीं किए जाते थे। यकीन मानिए, इतिहास में कुछ क्षण ऐसे होते हैं जो चुपचाप दिशा बदल देते हैं। जैसे 1944 में ब्रेटन वुड्स में समझौता हुआ और दूसरे विश्व युद्ध के बाद पूरी दुनिया की आर्थिक व्यवस्था दोबारा लिखी गई। 1985 में प्लाजा एकॉर्ड हुआ। 5 देशों ने फॉरेक्स मार्केट को, विनिमय दरों को हमेशा के लिए बदल दिया। भारत और अमेरिका की ये ट्रेड डील, अंतरिम ट्रेड डील, लगभग उसी तरीके का समझौता है। आज इस अर्थम में हम इस डील का ऑडिट करते हैं। एक ऐसी डील जिसे भारत ने स्वीकार किया है, राहत पाई है, लेकिन कीमत भविष्य में चुकाने पर सहमति दी है। आपके दिमाग में पहला सवाल होगा कि 0% 18% टैरिफ की कहानी क्या है। क्या भारत को राहत मिली है या बोझ? भारत ने क्या दिया है और क्या पाया है? टैरिफ के आंकड़े कहानी का सिर्फ ऊपरी हिस्सा बताते हैं। असली कहानी उस गैर बराबरी वाली संरचना में छिपी है जो भारत और अमेरिका के अंतरिम व्यापार ढांचे का एक स्थायी भाव बनने जा रही है। समझौते से पहले भारत में औद्योगिक वस्तुओं पर औसत जो टैरिफ लागू था उसकी दर 13.5% थी। इस अंतरिम संधि के ढांचे में क्या हुआ है? भारत ने अमेरिका से आने वाले लगभग सभी उत्पादों पर, 99% उत्पादों पर टैरिफ की दर 0 करने पर सहमति दी है।
इसके बदले अमेरिका ने भारतीय निर्यात पर लगाए गए 50% दंडात्मक टैरिफ को घटाकर 18% किया है। और यहीं से असमानता शुरू होती है, जिसे समझना शुरू करिए। भारत ने लगभग पूरा बाजार खोल दिया है, जबकि अमेरिका ने 18% की दर का एक स्थायी स्तर बनाकर रखा है। पहले इन्हीं सामानों पर अमेरिका में शून्य टैरिफ था और यहां तक पहुंचने की भारत की यात्रा स्वैच्छिक नहीं थी, बल्कि दबाव से भरी रही। अप्रैल 2025 में अमेरिका ने भारत पर 26% रेसिप्रोकल टैरिफ घोषित किए थे। 90 दिन की अस्थायी राहत के बाद जुलाई में इन्हें दोबारा लगा दिया गया, जो कि 25% की दर थी। अगस्त 2025 में अमेरिका ने एक नया प्रयोग किया। भारत जो रूस से तेल आयात करता था, उसके कारण भारत पर 25% का सेकेंडरी पेनल्टी टैरिफ लगा दिया गया। ऐसा दुनिया के व्यापार में कभी नहीं हुआ और इसके बाद ये प्रभावी दर 50% हो गई, जो अमेरिका के तरफ से किसी ट्रेड पार्टनर पर लगाई गई सबसे ऊंची दरों में एक थी। इस तरह के टैरिफ कभी सुने नहीं गए थे, मगर ट्रंप ने लगा दिए। तो इससे हुआ क्या कि भारत को जो बातचीत शुरू करनी पड़ी टेबल पर, वो 18 और 20% की दर पर थी, क्योंकि बेंचमार्क तो 50% का था जो पहले ही टेबल पर रखा था। दूसरी बात, विशेषज्ञ मान रहे हैं कि भारत ने MFN स्तर पर दरों में कमी की है, यानी भारत ने जो दरें कम की हैं वो पूरी दुनिया के बाकी देशों पर भी लागू हो सकती हैं, जबकि अमेरिका ने अपनी ऊंची पेनाल्टी दरों को 50% से घटाकर 18% किया है। अब आप ये टेबल देखिए। पहले इस टेबल में फरवरी 2025 में अमेरिका और भारत के टैरिफ की तुलनात्मक स्थिति आपको नजर आती है। इसे ज़रा गौर से देखिएगा और अब ये नैरेटिव समझिएगा। भारत सरकार इस टैरिफ को वियतनाम और बांग्लादेश से बेहतर बता रही है, जो आंकड़ों में दिखता है, लेकिन ये जापान और दक्षिण कोरिया से ज़्यादा है, जहां पर 15% का टैरिफ है। मगर सबसे बड़ी बात ये, इसे ध्यान से समझिए, मुख्य अंतर यह है कि भारत ने अपने पूरे औद्योगिक टैरिफ लाइन को अमेरिका के लिए शून्य कर दिया है, जबकि अमेरिका ने भारतीय निर्यात के लिए 18% की दीवार कायम रखी है। और ये असमानता अस्थायी नहीं, स्ट्रक्चरल है। GTRI का आंकड़ा बताता है कि 50% टैरिफ की स्थिति में भारत का अमेरिका को निर्यात करीब $86 बिलियन से घटकर $50 बिलियन पर रह सकता था। 18% पर आते आते गिरावट तत्काल रुक जाती है। लेकिन असली सवाल ये नहीं है कि भारत ने क्या बचाया, सवाल ये है कि यहाँ तक पहुँचने के लिए भारत ने स्थायी रूप से क्या छोड़ दिया है। दरअसल भारत की मोलभाव की ताकत उसी क्षण खत्म हो गई थी जब उसने 18% की टैरिफ दर को स्वीकार कर लिया था और अमेरिका ने भारत को सेवाओं में, खासतौर पर सर्विसेज में, किसी ठोस पारस्परिक रियायत का मौका नहीं दिया। इस पर हम आगे भी बात करेंगे। इसके अलावा यह समझौता स्पष्ट रूप से अंतरिम है, यानी इसका अर्थ है कि अमेरिका ने अपने हाथ में टैरिफ को दोबारा लगाने का अधिकार सुरक्षित रखा है। यदि भारत ने रूस के तेल के आयात को रोकने पर अमेरिका की अपेक्षा के हिसाब से कदम नहीं उठाया, यदि तय समय सीमा में अमेरिका ने जो शर्तें तय की हैं, खासतौर से अंतर्राष्ट्रीय मानकों को अपनाने की, इस पर भी हम आगे बात करेंगे, इस ट्रेड डील का सबसे बड़ा पहलू है, अगर उनमें देरी होती है या जो $500 बिलियन की खरीद है उसकी प्रतिबद्धता में कोई चूक होती है, तो ये टैरिफ वापस आ सकते हैं। यानी आप देख रहे हैं कि कोई स्थायी सुरक्षा नहीं है, बल्कि एक किस्म की सशर्त राहत है। अब जरा अंदर की बात देखिए। क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धा में नुकसान हुआ या फायदा, ये हमें भीतर से उतर कर देखना होगा। भारत की सेक्टोरल प्रतिस्पर्धात्मकता पर भी असर पड़ा है। टेक्सटाइल और अपैरल को देखें, अमेरिका को सालाना करीब $10 बिलियन का निर्यात होता है, ये 18% टैरिफ झेलेगा, जबकि वियतनाम और बांग्लादेश के कई उत्पादों पर अभी भी GSP के तहत शून्य शुल्क का लाभ मिलेगा। लेदर और फुटवियर, इन्हें भी वही नुकसान झेलना होगा, ऊंची टैरिफ और कड़ी शर्तें। रत्न और आभूषण यानी जेम्स और ज्वेलरी, यहाँ टैरिफ राहत दी गई है, लेकिन इसे भी पूरे द्विपक्षीय व्यापार समझौते से यानी BTA के सफल निष्कर्ष से जोड़ दिया गया है। यानी राहत है तो, पर शर्तों के अधीन है। अब आप कहेंगे अमेरिका ने क्या पाया? अमेरिका ने अपने सेवा क्षेत्र को खोले बिना भारत के बाजार में स्ट्रक्चरल पहुंच हासिल कर ली है। उसने एंटी डंपिंग, काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगाने का पूरा अधिकार बनाए रखा है। चिकित्सा उपकरण, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट और कृषि वस्तुओं पर भारत, जिन्हें लेकर काफ़ी सतर्क था और काफ़ी जिद के साथ रोकने की कोशिश कर रहा था, उन्हें हटाने की छूट हासिल कर ली। और इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अमेरिका के मानक कई मामलों में भारत में अपनाए जाएंगे, इसे भी स्वीकार करा लिया।
स्थायी नुकसान और सीमित लाभ वाले इस समझौते का सबसे गहरा असर दीर्घकालिक है। अब इसे समझने की कोशिश करते हैं। भारत को लो वैल्यू एडेड क्षेत्रों में निर्यात की मात्रा बढ़ाने का मौका मिला है। इसे समझिएगा। भारत जिन सामानों को निर्यात कर रहा है वहां बांग्लादेश और वियतनाम से लागत के आधार पर प्रतिस्पर्धा करता है, गुणवत्ता या ब्रांड के आधार पर नहीं, जैसे कपड़े, जैसे लेदर प्रोडक्ट या थोड़ा हद तक जेम्स ज्वेलरी। वहीं अमेरिका को भारत के प्रीमियम कंज्यूमर बाजार में जगह मिल रही है, जिसमें कि उच्च मार्जिन वाले टेक उत्पाद हैं, मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं और महंगे कृषि उत्पाद हैं जो भारतीय बाजार में आएंगे। अमेरिका में कृषि और औद्योगिक उत्पाद पहले से भारी सरकारी सब्सिडी पाते हैं और ऐसे में भारत में डंपिंग का जोखिम बढ़ता है, खासतौर पर कृषि में और इंटरमीडिएट गुड्स में। सबसे अहम बात यह है कि भारत की टैरिफ नीति, जो अब तक उद्योग संरक्षण और रणनीतिक औद्योगिक नीति का एक महत्वपूर्ण औजार थी, अब इन मामलों में स्थायी रूप से सीमित हो गई है। यानी 0 से 18 वाले टैरिफ के खेल में भारत की नीतिगत स्वतंत्रता को बांध दिया गया है। एक बात और यहाँ ध्यान देना ज़रूरी है जिसको कई जगह चर्चा की जा रही है कि भारत ने अपनी इन दरों की रियायत MFN व्यवस्था के तहत दी है, तो कल अन्य देश भी भारत से इसी तरीके के टैरिफ की मांग कर सकते हैं, जबकि अमेरिका ने जो भारत पर दंडात्मक या पेनाल्टी ड्यूटी लगाई थी उसे कम किया है। अगला सवाल होगा आपके दिमाग में कि क्या अंततः अमेरिका ने भारत में कृषि का किला तोड़ दिया? भारत का कृषि बाजार खुल गया क्या? हुआ क्या है? दरअसल कृषि का किला टूटा नहीं है और इस मामले में आरोप गलत हैं, लेकिन दरार पड़ गई है। भारत अमेरिका की व्यापार वार्ता में एग्रीकल्चर सबसे संवेदनशील और राजनीतिक रूप से सबसे जोखिम भरा मोर्चा था। अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि जैमसन ग्रियर ने भी सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया कि फसलों में, मांस पर, डेयरी पर भारत का रुख बेहद सख्त था। फरवरी में अंतरिम समझौते में भारत ने अपने मुख्य खाद्यान्न और डेयरी को बचा लिया, अमेरिका के लिए वो बाजार नहीं खोला, लेकिन कई प्रीमियम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की श्रेणियों को या बाजारों को खोल दिया गया है। पहले आप एक टेबल देखिए कि भारत ने क्या बचाया, क्या खोया। राजनीतिक संदेश था कि किसानों के हित पूरी तरह सुरक्षित हैं, जैसा सरकार ने कहा, लेकिन कृषि के क्षेत्र में जो अमेरिका को पहुंच दी गई है उसके जो स्ट्रक्चरल जोखिम है, संरचनात्मक रिस्क हैं, वो काफ़ी बड़े हैं और इन्हें इस ऑडिट में हम समझते हैं। कृषि क्षेत्र के सीमित उदारीकरण के बाद भी भारत के लिए चुनौती गहरी क्यों है और ये अमेरिका से आने वाला सामान भारत के लिए कृषि क्षेत्र में समस्या क्यों बढ़ाएगा, इसे समझने के लिए इस टेबल को देखते हैं। अमेरिका में फार्म बिल के तहत प्रतिवर्ष प्रति किसान को करीब 30 से 31 हज़ार डॉलर की सीधी मदद दी जाती है, जबकि भारत में PM किसान के तहत ये मदद केवल 6,000 रुपये है, जो $70 के आसपास आती है। अमेरिका में ये सहायता करीब 20 लाख से कम किसानों में बांटी गई है, जबकि भारत में 11.1 करोड़ किसानों को ये मदद मिलती है। इस असमानता का मतलब ये है कि भारत ने भले ही अनाजों पर, डेयरी पर, मीट प्रोडक्ट्स पर और गैर संवेदनशील कृषि उत्पादों पर टैरिफ नहीं घटाए हैं, लेकिन जहां घटाए गए हैं वहां अमेरिकी उत्पाद पहले से छिपी हुई सब्सिडी के साथ आएंगे, जिसकी बराबरी भारतीय किसान नहीं कर सकते। कृषि के मामले में एक और विरोधाभास है। भारत अपनी खाद्य तेल का, एडिबल ऑयल की ज़रूरतों का करीब 60% हिस्सा आयात करता है और इसके साथ ही भारत में ऑयल सीड्स में तिलहन के उत्पादन में आत्मनिर्भरता का मिशन चला रहा है। ऐसे में अमेरिका के सोयाबीन तेल पर 0 टैरिफ से घरेलू तिलहन उत्पादन के प्रोत्साहन पर असर पड़ेगा। सस्ता आयात आएगा, स्थानीय उत्पादन दबेगा और यहाँ हमें भारत की ऑयल सीड प्रोडक्शन की नीति और अमेरिका से सोयाबीन तेल के 0 ड्यूटी इंपोर्ट के बीच सीधा टकराव दिखता है। अब ये समझिए कि कृषि के किले में दरार कैसे पड़ी। ट्रंप प्रशासन ने एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट को व्यापार कूटनीति का हथियार बना दिया। ये डील भारत के WTO में जो MSP वाले कार्यक्रम है उसमें भी अमेरिका की पुरानी आपत्तियों को छूती है। कुछ धाराओं के तहत, पीस क्लास के तहत भारत ने ठोस रियायतें दी हैं, जैसे मार्केट एक्सेस यानी डेयरी, पोल्ट्री और बादाम के लिए अमेरिकी आयात का कोटा बढ़ाया गया है। भीतरी और बड़ी बात यह है कि भारत ने कई उत्पादों पर अमेरिकी SPS मानकों के समकक्ष कुछ मानने पर सहमति दी है, जिससे भारत में कीटनाशकों के प्रयोग और जो एनिमल वेलफेयर के मानक हैं उन्हें भी बदलने की ज़रूरत पड़ेगी। अब कृषि समझौते की असमानता और राजनीतिक दुविधा समझिए। एक तरफ है भारतीय अधिकारी जो कहते हैं कि चावल, गेहूं, डेयरी, पोल्ट्री सुरक्षित है,
दूसरी तरफ अमेरिका के टीआर यानी अमेरिका के वाणिज्य मंत्री का दावा है कि भारत ने कृषि वस्तुओं के विशाल बाजार पर टैरिफ शून्य कर दिए हैं। ये एक किस्म का नेगोशिएशन गैप है। भारत का कहना है कि उसने मुख्य खाद्यान्न बचा लिए, लेकिन प्रीमियम और प्रोसेस्ड श्रेणियां खोल दी। शहरी उपभोक्ताओं को सस्ते बादाम और सेब मिल सकते हैं, लेकिन लंबे वक्त में एमएसपी, एफसीआई खरीद और बफर स्टॉक जैसी खाद्य सुरक्षा व्यवस्थाओं पर दबाव बढ़ेगा। तो आप कह सकते हैं कि कृषि का किला टूटा नहीं है, लेकिन उसमें ऐसी दरार पड़ चुकी है जिसके भीतर तमाम चीज़ें अमेरिका से आएंगी और आने वाले दिनों में देर से सही पर इसका असर गहरा दिखेगा। भारत और अमेरिका के बीच इस अंतरिम व्यापार संधि में अमेरिकी स्टैंडर्ड्स को अपनाने का क्या प्रावधान है, इसकी इतनी चर्चा क्यों नहीं हो रही है? दरअसल ये इस डील का सबसे कम रिपोर्ट किया गया लेकिन सबसे गहरा और लंबे समय तक प्रभाव डालने वाला प्रावधान है, जो टैरिफ से ज़्यादा प्रभावी है। अमेरिकी मानक और स्टैंडर्ड्स को अब मानने पर भारत राजी हो गया है। वैसे तो अंतरिम फ्रेमवर्क की भाषा तकनीकी और निर्दोष लगती है, जिसमें कहा गया है कि भारत अमेरिकी मानकों के मूल्यांकन पर चर्चा करेगा और 6 महीनों के भीतर तय करेगा कि किन क्षेत्रों में अमेरिकी स्टैंडर्ड्स को स्वीकार किया जाए। लेकिन व्यापार कूटनीति की भाषा इतनी मासूम नहीं होती। ये बाजार पर कब्जे का सबसे टिकाऊ औजार है। और इसे समझने के लिए हम अमेरिकन व्यापार प्रतिनिधि यूएसटीआर जर्मन ग्रियर का बयान समझते हैं। उन्होंने कहा कि हमें पता है कि अमेरिकी उत्पाद सुरक्षित हैं। भारत में अमेरिकी मानकों को मान्यता देने की एक प्रक्रिया होगी जो 1 अरब से अधिक लोगों के बाजार को खोल देगी, कोट अनकोट में। फिर सुनिए उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा कि हमें पता है कि अमेरिकी उत्पाद सुरक्षित हैं। अमेरिकी मानकों को मान्यता देने की एक प्रक्रिया होगी जो 1 अरब से अधिक लोगों के बाजार को अमेरिका के लिए खोल देगी। यहीं से तस्वीर साफ होती है। ये हार्मोनाइजेशन नहीं है, बल्कि अगर आप इसे खुलकर हिम्मत के साथ कहना चाहें तो एक किस्म का रेगुलेटरी कैप्चर है, जहां किसी देश की घरेलू नियामक व्यवस्था किसी दूसरे देश के मानकों को स्वीकार करके उनके अधीन होती है। सेक्टर दर सेक्टर इसका अर्थ क्या है, जरा इस टेबल में देखिए। अब जैसे गौर से समझें इस टेबल की रोशनी में कि भारत का मेडिकल डिवाइस नियामक ढांचा आईएमडीआर 2017 के नियमों के तहत है। ये एक सॉवरेन जोखिम आधारित प्रणाली है जो एफडीए और ईयूएमडीआर के नियमों को मानती तो है, लेकिन उसके अधीन नहीं है। यदि अमेरिका के मानक ज्यों के त्यों अपनाए जाते हैं तो नियामक की भूमिका एक किस्म से वाशिंगटन के हाथ में चली जाएगी। भारत के छोटे उद्योगों के लिए, एमएसएमई निर्माताओं के लिए स्थिति सबसे कठिन होगी, जिन्होंने अभी हाल में ही बीआईएस नियमों को अपनाने में निवेश किया है। उन्हें अब घरेलू बाजार के लिए भारतीय मानक अपनाने होंगे, जबकि अमेरिकी बाजार के लिए एफडीए एफसीसी के मानकों का पालन करना होगा। यानी उन्हें मानकों का दोहरा और तिहरा बोझ उठाना होगा। एक ही फैक्ट्री में वो जो उत्पाद बना रहे होंगे उसमें निर्यात के उत्पाद पर अमेरिकी मानक होंगे और भारतीय बाजार के लिए भारतीय मानक। ये बात सनद रहे कि सरकारी खरीद जैसे स्वास्थ्य, रक्षा, बुनियादी ढांचे में यदि अमेरिकी मानक डिफ़ॉल्ट बन जाते हैं, जिसका खतरा है, हुए नहीं है लेकिन इसका खतरा है, तो फिर उसका असर ये होगा कि उत्पादन केवल अमेरिका के लिए हो जाएगा। भारतीय मानक इसलिए बाहर नहीं होंगे कि वे ख़राब हैं, बल्कि इसलिए वो बाहर होंगे कि वो ग्लोबल ट्रेड में व्यावसायिक रूप से इररिलेवेंट, अप्रासंगिक हो जाएंगे। ये प्रक्रिया बेहद शांत है लेकिन बेहद गहरी है। ध्यान रहे कि टैरिफ तो बदले जा सकते हैं, स्टैंडर्ड नहीं बदले जा सकते, मानक नहीं बदले जा सकते। मानकों पर औद्योगिक उत्पादन होता है, औद्योगिक नीति चलती है, और इस व्यवस्था से आने वाले दिनों में भारतीय निर्याता अमेरिकी सप्लाई चेन के सहयोगी बन जाएंगे। लेकिन जो मानक तय किए जाएंगे उस मेज पर भारतीयों की कोई कुर्सी नहीं होगी। जैसे कि एक भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी यदि एफसीसी के नियमों के अनुसार डिज़ाइन करती है तो वो ईयू और सेंट्रल एशिया के या बाकी बाज़ारों में कम प्रतिस्पर्धी हो जाती है। और इसकी बड़ी वजह क्या है जो हम अंदर से इसको समझ पा रहे हैं कि इससे जो ग्लोबल साउथ के लिए भारत इनोवेशन करना चाहेगा उस पर असर पड़ेगा। एक और बड़ा सवाल, आखिर सर्विसेज को इस समझौते से बाहर क्यों रखा गया? इसमें तो भारत की ताकत थी, ये कुछ समझ में नहीं आया। भारत अमेरिका व्यापार समझौते की सबसे बड़ी असमानता केवल उन्हीं बातों में नहीं है जो इस समझौते में शामिल हैं, बल्कि उनमें भी है जो इससे बाहर रखी गई हैं। भारत की जो सबसे बड़ी ताकत है, कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ है, वो वस्तुओं में नहीं सेवाओं में है। आईटी, आईटीसीएस, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, प्रोफेशनल सर्विसेज और जो मानव संसाधन जो भारत निर्यात करता है, वही भारत की असली ताकत है। मगर डोनाल्ड ट्रंप ने इसके बारे में कुछ भी नहीं माना।
2024 में भारत और अमेरिका के बीच टोटल सर्विसेज का ट्रेड करीब करीब $83 बिलियन के आसपास था, जिसमें निर्यात और आयात लगभग बराबर थे, यानी भारत के पक्ष में घाटा नहीं था। सर्विसेज के मामले में एक तरह से भारत अमेरिका के साथ सरप्लस है, जबकि वस्तुओं में नुकसान में था। लेकिन फिर भी ये सौदा पूरी तरह गुड्स पर, मर्चेंडाइज गुड्स पर केंद्रित रखा गया और एक गुड्स सेंट्रिक डील हो गई। इस टेबल को देखिए आप कि भारत और अमेरिका के समझौते में सेवाएं कैसे गायब हुई। ये कोई भूल नहीं थी कि इन्हें बाहर रख दिया गया और दोनों पक्ष बात करने में चूक गए, बल्कि जानबूझ के चुना गया तरीका था। सितंबर 2025 में जब व्यापार वार्ता का बीचों बीच चल रहा था, ठीक उसी समय अमेरिका ने नए H1B वीज़ा आवेदनों पर $1 लाख का एकमुश्त शुल्क लगा दिया। उस समय भारत के वित्त मंत्रालय ने चेतावनी दी कि सर्विसेज के एक्सपोर्ट और रेमिटेंस जो भारत में आते हैं विदेश से, जो विदेश में रहने वाले भारतीय पैसा भेजते हैं, इसका असर पड़ेगा। भारत के स्टॉक बाजार मार्केट में तेज प्रतिक्रिया हुई। IT इंडेक्स में उसी दौरान दो सत्रों में 6% की गिरावट आई। इसके साथ 25% का आउटसोर्सिंग टैक्स आ गया अमेरिका में, और इसने भारतीय सर्विसेज उद्योग के निर्यात को एक तरह से घोंट दिया, इसका दम घोंट दिया। भारत का IT सर्विसेज उद्योग, जिसकी टोटल इनकम, अनुमानित इनकम करीब $145 बिलियन के आसपास है, उसका ग्रोथ सीधे 1% नीचे आ गया। 5% से घटकर 4% के आसपास के ग्रोथ अनुमान हमें मिलने लगे। अब क्या स्थिति है? एक तरफ भारत अमेरिका की वस्तुओं पर, मर्चेंडाइज पर लगभग 0 टैरिफ मान रहा है। दूसरी तरफ अमेरिका के मानकों को अपनाने पर सहमति दी है और $500 बिलियन की खरीद का वादा किया है, प्रतिबद्धता जाहिर की है। और दूसरी तरफ भारत को सर्विसेज में कुछ नहीं मिलता, और ये इस सौदे की सबसे बड़ी संरचनात्मक या स्ट्रक्चरल हार है, और ये भारत की सबसे बड़ी कूटनीतिक विफलता भी है। आइए समझते हैं कि भारत को क्या चाहिए था और क्या नहीं मिला। भारत को चाहिए क्या था? H1B वीज़ा को उदार किया जाता। अमेरिका में H1B वीज़ा की वार्षिक सीमा 85,000 है, जो 2004 से नहीं बदली, जबकि मांग कई गुना बढ़ चुकी है, यानी इस 85,000 से ज़्यादा वीज़ा जारी करने चाहिए थे। भारत चाहता था क्या तो कैप बढ़े, या जो मौजूदा कॉर्पोरेट क्लाइंट्स हैं, भारत की IT कंपनियाँ हैं, उनके लिए नई रियायतें दी जाएँ। डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों ही मांगें खारिज कर दी। इसका मतलब है कि भारतीय कंपनियां आज भी लॉटरी आधारित अनिश्चितता में फंसी रहेंगी। उनके कर्मचारियों को वीज़ा मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, ये लॉटरी से तय होगा। भारत के डेटा प्रोटेक्शन बिल और RBI के पेमेंट डेटा लोकलाइजेशन नियमों पर भी भारत की नहीं सुनी गई। भारत ये चाहता था कि उसके डेटा नियमों पर कोई व्यापारिक दंड न लगाया जाए। अमेरिका ने कोई लिखित आश्वासन नहीं दिया। अमेरिका ने संकेत दे दिया इस डील से कि वो भारत के डेटा लोकलाइजेशन नियमों को नहीं मानेगा, यानी अमेरिकी कंपनियों को भारत में डेटा रखने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। तीसरी चीज़, प्रोफेशनल मोबिलिटी। नर्सिंग, इंजीनियरिंग, अकाउंटिंग जैसे क्षेत्रों में जो भारतीय डिग्रियां हैं, उन्हें अमेरिका में राज्य दर राज्य मान्यता की बाधाएं झेलनी पड़ती हैं। यहाँ से जो पढ़कर लोग जाते हैं, उनकी डिग्रीज को वहाँ रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता। अगर समझौता इन्हें मान्यता देता तो भारत से माइग्रेशन के नए रास्ते खुलते। अमेरिका ने इस पर बात ही नहीं की। तो सेवाओं को बाहर रख के अमेरिका ने क्या सुरक्षित किया? अमेरिका ने अपने घरेलू IT सेक्टर को भारतीय श्रम की, भारतीय प्रोफेशनल्स की प्रतिस्पर्धा से बचा लिया। जो राज्य स्तरीय लाइसेंसिंग मोनोपोली थी अमेरिका में डिग्रियों को अपनाने की, उसको हाथ भी नहीं लगाया। और जो बिग टेक कंपनियां हैं, गूगल, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, इन्हें डेटा लोकलाइजेशन से राहत दी, यानी इन बड़ी कंपनियों को भारत में अब डेटा लोकलाइज करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकेगा। याद रहे कि वीज़ा नीति अमेरिका में एग्जीक्यूटिव एक्शन से बदली जा सकती है। इसके लिए कांग्रेस की मंजूरी नहीं है, लेकिन वस्तुओं पर टैरिफ और बाजार में पहुंच को अब औपचारिक व्यापार ढांचे में बंद कर दिया गया है, लॉक कर दिया गया है। भारत का अमेरिका के साथ सेवाओं में सरप्लस करीब $30 बिलियन है। तो यदि सेवाओं की बाधाएं सैद्धांतिक रूप से भी घट जाती, 25% भी कम हो जाती, तो भारत को $12 से $15 बिलियन का सालाना अतिरिक्त रेवेन्यू मिल सकता था। इसके बजाय यह सौदा वस्तुओं के बदले तो बाजार की पहुंच को, अमेरिका की बाजार में पहुंच को पक्का करता है, लेकिन भारत की नॉलेज इकोनॉमी को, भारत की प्रोफेशनल इकोनॉमी को कोई राहत नहीं देता, और अमेरिकी डिजिटल सेवाओं का प्रभुत्व भारतीय बाजार में मजबूत करता है। तो भारत और अमेरिका के इस डील पर स्पष्टीकरण के दौरान जब आप भारत के नेताओं को या प्रवक्ताओं को कहते सुनते हैं कि भारत ने इस नेगोशिएशंस में अपनी ताकत का पूरा इस्तेमाल किया है और स्ट्रेंथ के साथ नेगोशिएशन किया है, तो सर्विसेज की तस्वीर उनके सामने रखना ज़रूरी है, क्योंकि यही असली और सबसे बड़ी हार है। भारत ने अपनी सबसे बड़ी ताकत के लिए अमेरिका से
कुछ भी हासिल नहीं किया। अब अगला सवाल, सबसे बड़ा हिस्सा और विवाद, $500 बिलियन की खरीद पर। इसमें क्या छिपा है, इसके अंदर की क्या बात है? ये भारत अमेरिका के अंतरिम व्यापार समझौते की सबसे दूरगामी और रणनीतिक रूप से निर्णायक शर्त है, जिसके तहत भारत को $500 बिलियन के इंपोर्ट की प्रतिबद्धता से, शर्त से, कंडीशन से बांध दिया गया है। अगले 5 वर्षों में भारत अमेरिका से ऊर्जा, विमान, उनके पुर्जे, कीमती धातुएं, टेक्नोलॉजी के उत्पाद जैसे जीपीयू, डेटा सेंटर इक्विपमेंट, कोकिंग कोल और कृषि उत्पाद खरीदेगा, ऐसा उसने वादा किया है। ध्यान दीजिएगा कि भारत की जो इंपोर्ट की स्ट्रक्चर है, ढांचा है, और भारत की औद्योगिक नीति है, इसको सिरे से बदलने जा रहा है। ये प्रतिबद्धता सीधे तौर पर आत्मनिर्भर भारत को खत्म करती है, जिसका मकसद आयात पर निर्भरता घटाना था। पहले आप ये टेबल देखिए कि भारत ने इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के लिए, आयात कम करने के लिए किस तरीके की नीतियां अपनाई थी। ये $500 बिलियन की शर्त बड़ी भारी है। सबसे पहले तो ये भारत की ऊर्जा संप्रभुता को प्रभावित करेगी, क्योंकि ऊर्जा के मोर्चे पर यह समझौता सबसे महंगा साबित होता दिखता है। यदि भारत रियायती रूसी कच्चे तेल को छोड़ता है, जो कि छोड़ना शुरू हो गया है, जिससे सालाना करीब करीब $5 बिलियन की बचत होती थी, और उसकी जगह वो अमेरिका के और जो मिडिल ईस्ट के और वेनेजुएला के ग्रेड्स अपनाता है, तो तेल आयात बिल में करीब 9 से $11 बिलियन की बढ़त होगी। 2022 से पहले रूस के साथ भारत का आयात 0.2% से भी कम था। 2025 तक ये बढ़कर 40% पहुंच गया। टैरिफ राहत के बदले रूस के स्रोत को छोड़ना ऊर्जा खरीद को कारोबारी फैसले के बजाय एक कूटनीतिक मजबूरी में बदल रहा है। 2026 की पहली तिमाही में अमेरिका से कच्चे तेल का इंपोर्ट 114% बढ़ा। भारत के ऑयल इंपोर्ट में अमेरिका की हिस्सेदारी 3% से बढ़कर 8% हो गई। 2026 के लिए भारत ने करीब करीब 22 लाख टन का 2.2 मिलियन टन के एलपीजी के अनुबंध किए हैं, जो गल्फ कोस्ट से आ रही होगी। यानी एनर्जी को लेकर भारत की निर्भरता में कमी नहीं हो रही है, बल्कि इसकी दिशा बदल रही है। अब दूसरा सेक्टर समझिए, रक्षा विमानन, और यहाँ स्वदेशी क्षमता पर सीधा दबाव है। 2026 में भारत का रक्षा बजट करीब करीब 6.21 लाख करोड़ है, $75 बिलियन अगर आप माने, जिसमें कैपिटल परचेज, पूंजीगत खरीद करीब करीब $21 बिलियन की है, 1.72 लाख करोड़ रुपए की। यदि सालाना 20 से $25 बिलियन भी अमेरिकी विमान और पुर्जों पर खर्च होते हैं, तो फिर भारत के तेजस MK2, AMCA, HAL के ट्रांसपोर्ट विमान और निजी क्षेत्र में टाटा एडवांस सिस्टम्स के लिए संसाधन और ऑर्डर सीमित हो जाएंगे। रक्षा क्षेत्र के समझौतों में एक बात बड़ी स्पष्ट है कि जब आप इस तरीके के उपकरण, विमान या पुर्जे लेते हैं, तो इसके साथ एक लाइफ साइकिल के मेंटेनेंस की निर्भरता भी आती है, जो लंबे समय तक बनी रहती है। सुखोई हो या राफेल हो, इसका नमूना है। तीसरी चीज, सेमीकंडक्टर में भारत संप्रभुता लाना चाहता था। भारत ने $10 बिलियन का सेमीकंडक्टर PLI पैकेज लॉन्च किया। उद्देश्य था कि घरेलू फैब्रिकेशंस लगाए जाएं और हार्डवेयर का इकोसिस्टम बनाया जाए। लेकिन यदि साल में $15 से $20 बिलियन के अमेरिकी GPU और सर्वर उपकरण खरीदे जाते हैं, तो फिर भारत में किसी घरेलू फैब के लिए किसी फैक्ट्री को बनाने का आर्थिक औचित्य नहीं बचेगा। इसके साथ अमेरिका के एक्सपोर्ट कंट्रोल और चिप के प्रतिबंधों का खतरा हमेशा बना रहेगा। कृषि पर हम पीछे बात कर चुके हैं, लेकिन चूंकि $500 बिलियन की खरीद में वो भी शामिल होंगे, तो कृषि और कच्चे माल के आयात पर भी असर होगा, खासतौर पर सोयाबीन तेल पर और ट्री नट्स पर। अमेरिका से निर्भरता बढ़ने पर भारत का जो तिलहन और बागवानी उत्पादन है, इसकी प्रतिस्पर्धा प्रभावित होगी। खासतौर पर महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान के किसानों पर इस समझौते का असर दिखाई दे सकता है। कोकिंग कोल में अमेरिकी आपूर्ति बढ़ेगी तो भारत ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया जैसे अपने पारंपरिक स्रोत हैं, उन्हें छोड़ने पर मजबूर होगा, जिससे प्राइसेस में वॉलेटिलिटी भी बढ़ सकती है और लॉजिस्टिक्स की निर्भरता भी बढ़ेगी। अब इस $500 बिलियन का जो पूरा पैकेज है या जो शर्त है भारत ने जिसे माना है, इसकी बजटीय गणित भी समझ लेते हैं। 2025 में भारत का कुल मर्चेंडाइज इंपोर्ट, वस्तु आयात करीब करीब $800 बिलियन के आसपास था, दिसंबर तक के आंकड़े के हिसाब से। यदि अमेरिका से खरीद $100 बिलियन भी प्रतिवर्ष बढ़ती है और अन्य आयात समान रहते हैं, तो कुल इंपोर्ट $820 बिलियन हो जाएगा। निर्यात लगभग $437 बिलियन पर स्थिर रहेंगे। व्यापार घाटा $283 बिलियन से बढ़कर करीब $383 बिलियन पर जा सकता है। 30 से 35% की बढ़ोतरी हो सकती है।
इसका सीधा असर करंट अकाउंट डेफिसिट पर पड़ेगा। फरवरी 2025 में सीडी जीडीपी का 1.2% था, ये 2.5 से 3% तक जा सकता है और इसका असर हमें रुपए पर में गिरावट और दबाव के तौर पर दिखाई देगा। भारत और अमेरिका के बीच इस डील का जो $500 बिलियन की खरीद वाला पहलू है, जो शर्त है, इसका सबसे बड़ा नकारात्मक असर समझिए। भारत अभी तक बहुत सारे क्षेत्रों में अपनी उत्पादन क्षमता, मैन्युफैक्चरिंग क्षमता बढ़ाने की तैयारी में था, आयात पर निर्भरता घटाने की तैयारी में था और निर्यात बढ़ाना चाहता था। इस डील के बाद अब हम अमेरिका की केंद्रित सप्लाई चेन का हिस्सा बनेंगे। भारत टेक्सटाइल और फार्मा निर्यात करेगा, जिसका फ़ायदा बाज़ार में मिलेगा, लेकिन इसके बदले जो आयात होंगे वो महंगे सामान होंगे और अमेरिकी आयात स्थायी हो जाएंगे, जैसे कि एनर्जी, जीपीयू। यानी ऐसे समझें कि हम सस्ती टी शर्ट बेचेंगे, लेदर प्रोडक्ट्स बेचेंगे, लेकिन अमेरिका से महंगे प्रोसेसर और जीपीयू आयात करेंगे। ये निर्भरता हमें दिखती नहीं है घोषणाओं में, बयानों में, लेकिन इस डील की संरचना में लिखी जा चुकी है। आपके दिमाग में सवाल होगा कि इस डील के बाद भारत के विदेश व्यापार का परिदृश्य कैसा दिखता है? क्या कुछ ऐसा है जो सामने से नहीं दिख रहा है? दरअसल भारत और अमेरिका के व्यापार समझौते को अक्सर चीन से निर्भरता घटाने के संदर्भ में देखा जाता है, लेकिन यहाँ आंकड़े एक अलग कहानी कह रहे हैं, जो इस डील का सबसे खतरनाक पहलू है। ये समझौता भारत की चीन पर निर्भरता को घटाता नहीं है, कम नहीं करता, बल्कि अमेरिका पर निर्भरता की एक नई परत जोड़ देता है। नतीजा ये है कि भारत एक ड्यूअल डिपेंडेंसी स्ट्रक्चर में फंसता जा रहा है, यानी दोहरी निर्भरता के जाल में, जहां दोनों महाशक्तियां जो एक दूसरे की प्रतिद्वंदी हैं, उनके बीच में भारत खड़ा है। आइए इसे समझते हैं, क्योंकि बेहद संवेदनशील है। पहले टेबल देखिए कि चीन पर भारत की प्रमुख निर्भरता क्या है, चीन से भारत के प्रमुख आयात क्या है। 2024-25 के साल में भारत का चीन के साथ व्यापार घाटा लगभग $100 बिलियन पर पहुंच गया। आयात था करीब $113 बिलियन का और निर्यात केवल $14 बिलियन के। जीटीआरआई का आकलन था कि 2025-26 में घाटा $116 बिलियन पहुंच जाएगा और कैलेंडर वर्ष 2025 में $106 बिलियन से ऊपर निकल जाएगा। सबसे अहम बात यह है कि भारत के चीन से आयात का 80% हिस्सा सिर्फ 4 क्षेत्रों में सिमटा हुआ है, यानी बहुत डाइवर्सिफाइड व्यापार नहीं है, बल्कि एक किस्म की स्ट्रक्चरल डिपेंडेंस है। कौन से वो 4 महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं? इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी, केमिकल्स जिसमें कि दवाएं और एपीआई हैं, और प्लास्टिक हैं। और इन आयातों का, इन इंपोर्ट्स का कोई तात्कालिक विकल्प नहीं है कि भारत चीन को छोड़कर किसी दूसरे बाजार से इन्हें मंगाने लगे। इलेक्ट्रॉनिक्स अब भी चीनी पीसीबी, डिस्प्ले पैनल और चिप कंपोनेंट्स पर निर्भर हैं। भारत में जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स आपको मिलते हैं, भारत का करीब $25 बिलियन का फार्मा निर्यात चीन के एपीआई और बल्क ड्रग्स के बिना नहीं चल सकता। और जो भारत का रिन्यूएबल हिस्सा है, जिसमें कि बैटरियां हैं, सोलर सेल हैं, ये सब चीन के आयात पर निर्भर हैं। अब इस डील के बाद भारत की निर्भरता अमेरिका पर बढ़ेगी ऊर्जा में, रक्षा में और हाई एंड तकनीकों में। ये टेबल जरा देखिए ध्यान से। चीन और अमेरिका के बीच में भारत की आयात निर्भरता की मैट्रिक्स आपके सामने है। यही वो टेबल है जो भारत का ड्यूअल डिपेंडेंसी ट्रैप बताती है। चीन पर निर्भरता इलेक्ट्रॉनिक, मशीनरी, औद्योगिक इनपुट में, जहां किसी भी सीमा तनाव से, सप्लाई बाधा से भारत के मैन्युफैक्चरिंग और निर्यात पर ज़बरदस्त झटका या दबाव आ सकता है। हमने भी हाल में देखा था रेयर अर्थ को लेकर। अमेरिका पर निर्भरता एनर्जी में, डिफेंस में और हाई एंड तकनीकों में, जिसमें एआई, हार्डवेयर, सेमीकंडक्टर और जीपीयू हैं, जहां एक्सपोर्ट कंट्रोल, टैरिफ प्रतिबंध भारत की ऊर्जा सुरक्षा को और टेक्नोलॉजी में आगे आने की महत्वाकांक्षा को हिला सकते हैं। ध्यान रहे कि अमेरिका और चीन दोनों ने हाल के वर्षों में टैरिफ को, एक्सपोर्ट कंट्रोल को और टेक प्रतिबंधों को विदेश नीति के हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया है। दोनों पर निर्भर होना, वो भी अपनी रणनीतिक ज़रूरतों के लिए, यानी दोनों ओर से अनिश्चितता है। इस टेबल को देखिए, यह है दोहरी निर्भरता का हाल, 2027 का हाल। भारत ब्रिक्स का संस्थापक सदस्य है। ब्रिक्स आज पीपीपी के आधार पर दुनिया के करीब 42-43% जीडीपी का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन अमेरिका के साथ यह सौदा डी-डॉलराइजेशन, साउथ साउथ अलायंस और ब्रिक्स की पूरी कहानी को कमज़ोर करता है। रूस के तेल से दूरी और अमेरिका की ऊर्जा की ओर झुकाव संकेत देता है कि जब भी कोई संकट आएगा तो भारत वाशिंगटन की प्रायोरिटीज़ को वरीयता देगा, मॉस्को या बीजिंग को नहीं। आइए अब आंकड़ों में इस दोहरी निर्भरता का गणित समझते हैं।
2025 में अमेरिका और भारत के व्यापार में सरप्लस भारत के पक्ष में था, $41 बिलियन का। भारत का निर्यात अमेरिका को ज़्यादा था और आयात कम था। $86 बिलियन, $87 बिलियन का एक्सपोर्ट था और करीब $45 बिलियन का इंपोर्ट था। जबकि इसके ठीक विपरीत चीन के साथ भारत को करीब $100 बिलियन का घाटा है। यानी भारत चीन से बड़े पैमाने पर आयात करता है और निर्यात बेहद सीमित है। इस डील के बाद के परिदृश्य में जो सबसे बड़ा जोखिम दिखता है वो कंसंट्रेशन का जोखिम है। इसे ऐसे समझिए कि अगर नए फ्रेमवर्क के तहत भारत अमेरिका से $100 बिलियन प्रतिवर्ष का आयात करता है तो चीन और अमेरिका का आयात मिलाकर हर साल करीब करीब $230 बिलियन पर पहुंच जाएगा। यानी भारत का जो टोटल मर्चेंडाइज इंपोर्ट है उसका 1/3 हिस्सा केवल 2 देशों पर केंद्रित होगा। ये भारत की आयात संरचना का या भारत के इंपोर्ट के स्ट्रक्चर का कंसंट्रेशन रिस्क है। अब दूसरी तरफ चलिए, जो भारत की निर्भरता है इसकी गुणवत्ता क्या है। चीन पर निर्भरता इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी, केमिकल्स और एपीआई में, जबकि मेक इन इंडिया का कोर हार्डवेयर भी चीनी सप्लाई चेन पर केंद्रित है। अमेरिका पर नई निर्भरता ऊर्जा, कोयला, विमान, कैपिटल गुड्स, एडवांस टेक के ऊपर और ख़ासतौर से चिप्स में जिनकी लंबे समय में बड़ी खरीद होगी, और ऊपर से बाई अमेरिकन की शर्त। तीसरी चीज़ समझिए, जो बफर और अमेरिका और चीन के बीच में भारत को मिलता था वो भी इससे ख़त्म होगा। आज अमेरिका के साथ $41 बिलियन का सरप्लस है और चीन के साथ करीब $100 बिलियन का घाटा है। तो जो अमेरिका का सरप्लस है वो चीन के साथ व्यापार घाटे को आंशिक रूप से थोड़ा संतुलित करता है। अगर अमेरिका से आयात $100 बिलियन बढ़ा और निर्यात उस गति से नहीं बढ़ पाए तो ये सरप्लस सिकुड़ जाएगा और भारत के कुल ट्रेड गणित से एक महत्वपूर्ण सहारा, एक महत्वपूर्ण बफर समाप्त हो जाएगा। सबसे आखिरी बात, प्रतिबंध और जो वेपनाइजेशन ऑफ ट्रेड है, हथियारबंद व्यापार है, उसका बड़ा जोखिम है। वाशिंगटन और बीजिंग दोनों ने टैरिफ कंट्रोल को, एक्सपोर्ट कंट्रोल को, टेक पाबंदियों को विदेश नीति के तौर पर इस्तेमाल किया है। जो मिडिल पावर है, जो अर्थव्यवस्थाएं इनके बीच फंसी होती हैं, उन्हें लगातार अनिश्चितता का सामना करना पड़ता है। भारत की स्थिति में एक और अमेरिकी ऊर्जा और टेक पर निर्भरता होगी और दूसरी ओर चीन के हार्डवेयर और इनपुट पर निर्भरता। किसी भी पक्ष से भविष्य में संबंध बिगड़े, प्रतिबंध आए, सप्लाई कट हुआ, नीति में बदलाव हुआ तो भारत के विकास पर, निर्यात पर और तमाम सामानों की घरेलू बाजार में कीमतों पर चोट पड़ सकती है। यानी कच्चे माल की कीमतें महंगे होने से महंगाई आ सकती है। तो बड़ी तस्वीर यह है कि भारत अमेरिका से ऊर्जा और कैपेक्स में बड़ी दीर्घकालिक इंपोर्ट कमिटमेंट्स में बंध रहा है और साथ ही इलेक्ट्रॉनिक्स व मशीनरी में चीन की सप्लाई चेन से बाहर नहीं निकल पा रहा है। नतीजा क्या होगा? कुल आयात बिल ऊंचा रहेगा और अस्थिर रहेगा और बड़े भू राजनीतिक घटनाक्रमों को लेकर भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय बाजार, भारतीय मैन्युफैक्चरिंग सबसे ज़्यादा संवेदनशील रहेगा। और ये स्थिति तब तक रहेगी जब तक कि भारत अपनी घरेलू निर्माण क्षमता को बहुत बड़ा नहीं कर लेता या जरूरी चीज़ों के आयात के लिए और निर्यात के लिए नए बाजारों को, दुनिया के नए देशों को नहीं चुन लेता। और यही इस सौदे का सबसे अहम पहलू है, ये डुअल डिपेंडेंसी ट्रैप, जो आने वाले दिनों में भी सबसे कम चर्चा में रहने वाला है। भारत अमेरिका डील के बाद बाजार खूब झूमे, फिर थोड़ा थम गए। क्या है असर और भारत की मैक्रो तस्वीर कैसी होगी? भारत अमेरिका व्यापार समझौते की घोषणा के बाद बाजारों ने अच्छी प्रतिक्रिया दी, जैसे हर राहत रैली के बाद होता है, क्योंकि इसके मध्यम और दीर्घकालिक प्रभाव काफ़ी जटिल हैं तो उन्हें समझने में समय लगेगा। ये सौदा शेयर बाजार के लिए सिर्फ इमोशनल नहीं बल्कि स्ट्रक्चरल बदलाव का गणित लेकर आया। और अगर आप निवेशक हैं और यूएस अमेरिका इंडिया की ट्रेड डील के संदर्भ में बाजार को देखना चाहते हैं तो ज़रा करीब से देखिए। 5 लाभ समझिए जिन्हें हम माप सकते हैं, जिनको क्वांटिफाई कर सकते हैं इस डील के भारत के लिए। टैरिफ राहत 50 से 18%, 32 बेसिस पॉइंट की राहत। अमेरिका को निर्यात $86 बिलियन के आसपास का जो निर्यात है उसका एक बड़ा हिस्सा वापस लौटेगा। 5 सालों में संभावित लाभ होगा $27 से $30 बिलियन, ये हमारा मोटा अनुमान है। रूसी तेल पर सेकेंडरी पेनाल्टी घटना, 25% का दंडात्मक टैरिफ हटा है, करीब करीब $21 बिलियन का लाभ और भी मान लिया जाए जो 5 साल में होगा क्योंकि टैरिफ पहले नहीं थे। जेम्स ज्वेलरी और फार्मा को सशर्त बाजार पहुंच है। जेम्स और डायमंड के कारोबार को करीब $8 बिलियन का सालाना लाभ होगा। अगर शर्तें बनी रहीं तो ये लाभ घट के $3 से $4 बिलियन रह सकता है।
सबसे बड़ी बात है बाजारों के लिए नीतिगत स्पष्टता है, टैरिफ का उतार चढ़ाव नहीं होगा, बार बार डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट बाजार को परेशान नहीं करेंगे, निर्यातक अपनी योजनाएं लंबे समय के लिए बना सकते हैं। दूसरा, स्पष्ट रूप से भारत ने ग्लोबल पॉलिटिक्स को ये संकेत दे दिया है कि वो अमेरिका के करीब है, तटस्थ नहीं है। भारत की सप्लाई चेन अमेरिका की सप्लाई चेन के साथ जुड़ रही है और नज़दीकी वर्षों में भारत सेमीकंडक्टर, रक्षा, एआई इन सब में अमेरिका के साथ काम करेगा। इससे आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में भारत में एफडीआई आने का रास्ता भी खुलेगा। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ये नहीं चाहते हैं कि उनकी कंपनियां विदेश में जाकर निवेश करें, लेकिन आप भविष्य में डोनाल्ड ट्रंप के बाद इस समझौते की रोशनी में नया एफडीआई भारत में आ सकता है उन क्षेत्रों में जहां हम अमेरिका की सप्लाई चेन का हिस्सा बन रहे हैं। अब गिनिए 5 ठोस नुकसान। ऊर्जा आयात बिल बढ़ेगा क्योंकि सस्ते रूसी तेल की जगह अमेरिकी ग्रेड का तेल आएगा। 5 से 8 बिलियन डॉलर का अतिरिक्त बोझ। 5 साल में करीब करीब 25 से 40 बिलियन डॉलर का असर हमें इस तेल की सप्लाई को रूस से अमेरिका की तरफ जाने पर दिखाई देगा, जो लागत भारत के लिए बढ़ेगी। 500 बिलियन डॉलर की खरीद की जो प्रतिबद्धता है, बाय अमेरिकन की प्रतिबद्धता है, इससे 5 वर्षों तक भारत की जो सरकारी खरीद है उसका एक बड़ा हिस्सा अमेरिका को देना पड़ेगा, तभी ये कमिटमेंट पूरा होगा। तो जो भारत की संप्रभुता थी खरीद को, वो सीमित हो गई है। औद्योगिक वस्तुओं पे शून्य टैरिफ के बाद अमेरिकी प्रतिस्पर्धा तो खुली है, लेकिन सेवाओं में कोई बदलाव नहीं हुआ, इसलिए प्रत्यक्ष रूप से सर्विसेज को कोई लाभ नहीं है। आईटी सेक्टर पे वीज़ा की लागत, आउटसोर्सिंग टैक्स, ये सारे जो बोझ आ रहे थे ये वैसे ही बने रहेंगे। ये सबसे बड़ा तीसरा नुकसान है। और चौथी चीज़ जो बात हमने विस्तार से बताई पहले भी, कि जो स्टैंडर्ड्स को कोऑर्डिनेशन करने की लागत है, फार्मास्यूटिकल्स में, मेडटेक में, आईसीटी में रीटूलिंग करनी पड़ेगी, रीसर्टिफिकेशन करनी पड़ेगी। इंडस्ट्री मान रही कि इसकी लागत एकमुश्त लागत 3 से 5 बिलियन डॉलर हो सकती है और वार्षिक लागत करीब 1 बिलियन डॉलर हो सकती है। यानी ये कंपनियों को अमेरिका के मानकों को अपनाने के लिए अपनी पूरी प्रक्रिया को, अपनी व्यवस्था को बदलना पड़ेगा, जिसकी अपनी एक लागत होगी। इसके साथ चलते चलते करंट अकाउंट डेफिसिट के हिसाब का भी अंदाज कर लेते हैं। सीएडी और रुपए का आकलन आपके सामने इस टेबल में दिखाई दे रहा है। तो हम आ गए हैं अर्थम के समापन पर। भारत और अमेरिका की इस डील का सबसे बड़ा चित्र ये है, जो समझना हमारे लिए ज़रूरी है यदि आप निवेशक हैं, कारोबारी हैं या भविष्य में रोजगार तलाश रहे हैं, कि ये बदलाव स्थायी हैं। ये आर्थिक संप्रभुता का एक बिल्कुल नया मॉडल है और इससे वापसी मुश्किल है, क्योंकि भारत अगर पीछे हटा तो टैरिफ लौट आएंगे। ट्रंप ने भारत को एक तरह से बांध लिया है। जो सैन्य साजो सामान, ऊर्जा, तकनीक आयात होगी, उनके सबके अनुबंध लंबे होते हैं। खासतौर से 10 से 15 साल तक उन्हें बदलना मुश्किल होता है। अमेरिकी मानक अपनाने के बाद उद्योगों के लिए उत्पादन के तरीके बदलना भी मुश्किल हो जाएगा। और इधर जियोपॉलिटिकल कॉस्ट लगातार ऊंची है, क्योंकि भारत अब एक तरफ से अपनी हाई वैल्यू सप्लाई चेन के लिए, हाई वैल्यू ज़रूरतों के लिए अमेरिकी सप्लाई चेन का हिस्सा है। तो भारत ने अल्पकालिक निर्यात की राहत जो 50% से 18% थी, उसके बदले दीर्घकालीन रणनीतिक डिपेंडेंस चुनी है, जो और डोनाल्ड ट्रंप का यही डिज़ाइन था जो उन्होंने पूरी दुनिया के तमाम देशों के साथ लागू किया और भारत के साथ भी उन्होंने वही किया। इसका लाभ कुछ सेक्टरों को जरूर मिलेगा, लेकिन इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। औद्योगिक स्वायत्तता, आत्मनिर्भरता, ऊर्जा का डाइवर्सिफिकेशन और जो स्ट्रेटेजिक फ्रीडम मिलती है वो काफ़ी हद तक सीमित होगी। मुझे पुराना किस्सा याद आता है। 15वीं सदी में पुर्तगाली जब भारत आए तो उन्होंने भारत के तट पर व्यापार चौकियां बनाई, जिनको फितोरिया कहा जाता था। और ये चौकियां किसी सैन्य विजय से, जीतकर हमले से नहीं बनाई गई थी, बल्कि ऐसे व्यापार समझौते थे जो वहाँ के भारत के जो स्थानीय शासक थे तटों पर, उनको फ़ायदेमंद लगते थे। हमेशा पुर्तगाली उदार शर्तें लेकर आते थे कि असली कीमत बाद में सामने आती थी। पुर्तगाल की शिपिंग मानकों को, वाणिज्यिक नेटवर्क को अपनाने की शर्तें थीं और धीमे धीमे उन पर निर्भरता बढ़ती चली गई और इसे तोड़ने में बहुत लंबा समय लगा। भारत और अमेरिका का ये जो अंतरिम व्यापार ढांचा है, कॉलोनियल कतई नहीं है। हम इसे औपनिवेशिक या कॉलोनियल नहीं कह रहे हैं, लेकिन ये समझौता जिससे पहले जितने भी निर्णायक व्यापार सौदे हुए उनके भीतर के गहरे व्याकरण से बना है, जहाँ कुछ लाभ तुरंत नज़र आते हैं, सुर्खियां और हेडलाइन उन पर बन जाती हैं, जबकि जो अदृश्य लागतें हैं, जो स्ट्रक्चरल लागतें हैं, वो कई पीढ़ी तक जाती हैं। वो गेटे का प्रसिद्ध फाउस्ट वाला मेटाफर मुझे याद आता है, जिसमें फाउस्ट हताशा में अपनी आत्मा नहीं बेचता, वो आत्मविश्वास में सौदा करता है।
और ये मानता है कि आत्मा बेचने का बिल आने से पहले वो शैतान को ख़त्म कर देगा। भारत का ये जो अंतरिम डील ढांचा है ये ऐसी ही खतरनाक बनावट रखता है। हमें 50% के दमघोंट टैरिफ से राहत मिली है, सेंसेक्स में ऊंची छलांग दिखाई दी है, जीत की सुर्खियां हैं, लेकिन इसके पीछे फाउस्ट का असमंजस है, फाउस्ट का जाल है। इतिहास ये बताता है कि राष्ट्रों ने सुरक्षा या समृद्धि के बदले अपनी संप्रभुता का हिस्सा छोड़ा है। मार्शल प्लान, चीन का WTO में प्रवेश, ये सब इसी परंपरा के हिस्से थे। भारत और अमेरिका की डील इसी व्यवस्थाओं का 21वीं सदी का एक संस्करण है। अब एक सुनहरा पिंजरा है, ये गिल्डेड केज है, जिसके भीतर 2 पिंजरे हैं। दोनों चमकदार हैं, दोनों लाभकारी हैं, लेकिन दोनों में मजबूत सलाखें हैं। एक पिंजरे में चीन है और दूसरे पिंजरे में अमेरिका की निर्भरता है। और ये दोहरी निर्भरता इस डील की ऐसी हेडलाइन है जो आपको सुर्खियों में नहीं दिखेगी, लेकिन आने वाले कुछ वर्षों में ये आपको अपने घर पर, अपने निवेश पर, अपने बाजार में महसूस होने लगेगी। अर्थ में आज इतना ही, फिर लौटेंगे अगले सप्ताह एक नए विषय के साथ। अगर आप दैनिक खबरों के क्यों जानना चाहते हैं तो वाई फैक्टर पर आइए, इंस्टाग्राम पर इतिहास के बारे में, किताबों के बारे में जानना चाहते हैं तो मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़िए, और वाई फैक्टर को पूरा देखना चाहते हैं तो फिर द बोनस का ऐप डाउनलोड करिए।